पुलिस आपको स्टॉप नहीं कर सकती वीडियो रिकॉर्ड करने से? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती है। कोई ब्लैंकेट पावर नहीं है जिसमें पुलिस आपको ये कहेगी आप मेरी रिकॉर्डिंग ना कीजिए। पुलिस आपको कहीं पे भी रोक देती है और बोलती है कि अपना फोन दो, तो क्या ये अलाउड है पुलिस को आपके फोन को चेक करना? जी नहीं, ये भी बिल्कुल अलाउड नहीं है। ज्यादा से ज्यादा पुलिस क्या कर सकती है, ये कह सकती है अपने आइडेंटिटी कार्ड्स दिखाइए, आपका नाम क्या है। पब्लिक इसलिए डर जाती है ना, पुलिस पीटना शुरू कर देगी। डर, प्रोटेक्शन, अथॉरिटी या फिर मिक्स ऑफ ऑल दीज इमोशंस वो हमारे मन में आ जाता है। हम फ्रेंड की तरह ट्रीट ही नहीं कर पाते हैं उन्हें, क्योंकि हमें हमारे राइट्स ही नहीं पता है। तो ऐसा नहीं है पुलिस के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं कि वो किसी भी टाइम पे सुबह शाम रात कैजुअली आपके घर में घुस जाए, जी रूटीन चेक करना है हमें और आ गए आपके घर में। सो आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो रिकॉग्नाइज करता है राइट टू प्राइवेसी हमारा। क्राइम तो जयपुर में हुआ था ना, दिल्ली में। अब तो आप तो दिल्ली में लिखवा रहे हो। है ये तो, जी कि नियरेस्ट थाना ये पड़ता है, आप वहाँ जी आप वहाँ जाके कंप्लेन लिखवाओ। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड 0 FIR। ओके, आप जिस जगह पे है, जहाँ पे हैं, आप वहीं FIR लिखवाइए। पुलिस इज अंडर अ मैंडेट टू रिकॉर्ड योर FIR और वो अपने आप उस कंसर्न ज्यूरिसडिक्शन में ट्रांसफर करेगी। दैट इज कॉल्ड 0 FIR। पुलिस को इतने नेगेटिव वे में क्यों देखते हैं लोग? ये मैं थोड़ा श्रेय देना चाहूंगी बॉलीवुड को। नमस्कार, वेलकम टू द राहुल रंजन शो। दोस्तों, आज का एपिसोड हर इंडियन सिटीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कभी ना कभी सभी के लिए इंपॉर्टेंट भी है और आपकी लाइफ में भी आ सकता है, और वो है नो योर राइट्स, पुलिस वर्सेस पब्लिक। बहुत बार लोग पुलिस, FIR, अरेस्ट, लीगल नोटिसेस, साइबर क्राइम या अलग अलग प्रकार के लीगल राइट्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? लोगों को कानून का डर ज़्यादा होता है, लेकिन कानून की नॉलेज बहुत कम होती है। इसलिए आज हमने इनवाइट किया है एक हाईली एक्सपीरियंस लीगल एक्सपर्ट को, एडवोकेट प्रभजोत कौर, जो कि एक प्रैक्टिसिंग लीगल प्रोफेशनल हैं विद 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से लॉ डिग्री LLM कंप्लीट कर चुकी हैं और अब PhD परस्यू कर रही हैं विद स्पेशल फोकस ऑन साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर वेरियस हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक एक्सटेंसिव लीगल प्रैक्टिस की है। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए पैनल लॉयर भी रह चुकी हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल फॉर SDMC भी रह चुकी हैं। वुमेन राइट्स, लीगल अवेयरनेस और पब्लिक लीगल एजुकेशन में भी इनका स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि पुलिस क्या कर सकती है, पुलिस क्या नहीं कर सकती है और आपके लीगल राइट्स क्या हैं और आम आदमी कैसे अपने आप को लीगली प्रोटेक्ट कर सकता है। सो दिस एपिसोड इज गोइंग टू बी पावरफुल, प्रैक्टिकल एंड आई ओपनिंग। सो प्लीज वेलकम एडवोकेट प्रभजोत कौर। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो पब्लिक वर्सेस पुलिस है जी। सो आई थिंक मैं स्टार्ट करना चाहूँगी पब्लिक वर्सेस पुलिस जो है, द वर्ड वर्सेस इटसेल्फ इज लिटिल रॉन्ग आई वुड से, क्योंकि ये पब्लिक और पुलिस को आमने सामने खड़ा कर देता है, जबकि हम दोनों को, पब्लिक को पुलिस को इकट्ठे चलना है एक साथ, तभी सोसाइटी बैलेंस हो सकती है। That's right. कहा जाता है पुलिस इज फ्रेंड ऑफ द सोसाइटी, बट जनरल पब्लिक का रिएक्शन क्या है जब वो यूनिफॉर्म में देखती है? वो डर जाती है। डर, प्रोटेक्शन, अथॉरिटी या फिर मिक्स ऑफ ऑल दीज इमोशंस वो हमारे मन में आ जाता है। हम फ्रेंड की तरह ट्रीट ही नहीं कर पाते हैं उन्हें, क्योंकि हमें हमारे राइट्स ही नहीं पता हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि कैसे रिस्पेक्टफुल हो के हम अपने राइट्स को यूज कर सकते हैं। सिचुएशन सेम होती है, एक बार आपके राइट्स आपको पता हो, डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं। करेक्ट या सो वी नीड टू बी फ्रेंड ऑफ द सोसाइटी अलोंग विद द पुलिस। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है
पुलिस और पब्लिक के बीच में, आज इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सही क्लियर है, करेंगे बिल्कुल सही इसको। है जी। इनफैक्ट इतना खराब इमेज बिल्ड किया हुआ है पुलिस का, जो कि आपके प्रोटेक्शन के लिए है। Correct. कि अगर पुलिस आपके घर आती है तो पूरी सोसाइटी में बात होने लग जाती है। Very right. कि अरे देखो उनके यहाँ पुलिस आई, जरूर कुछ क्राइम किया होगा। जी जी। अरे नॉर्मली ऐसा होना चाहिए कि जैसे कोई भी ऑफिशियल, जैसे एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी आए तो लोग खुश हो कि भाई Correct. इतने बढ़िया लोग आए हैं, तो पुलिस को इतने नेगेटिव वे में क्यों देखते हैं लोग? आई थिंक कुछ तो हमारी सोसाइटी में उनको गलत तरीके से पोर्ट्रे करा गया है। ये मैं थोड़ा श्रेय देना चाहूंगी बॉलीवुड को, मीडिया को। इस तरीके से पोर्ट्रे करा गया है कि वो हमेशा डिस्टर्बेंस और डर ही क्रिएट कर रहे हैं। तो लोगों के रिएक्शंस जो हैं वो इमोशंस निकलते हैं, एकदम से अग्रेसिव हो जाएंगे, लड़ने लगेंगे कि आप यहाँ क्यों आए हो, किस हक से आए हो, आप यहाँ एंटर नहीं कर सकते हो। या फिर वो एकदम डर जाते हैं, सबमिसिव हो जाते हैं, जी जी सर आइए आइए, क्योंकि उन्हें राइट्स नहीं पता है किस पॉइंट पे कहाँ रोकना है, क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। सो आपने जैसे कहा कि पुलिस घर में एंटर कर देती है, तो ऐसा नहीं है। पुलिस के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं कि वो किसी भी टाइम पे, सुबह शाम रात, कैजुअली आपके घर में घुस जाए, जी रूटीन चेक करना है हमें, और आ गए आपके घर में। आपके पास राइट्स हैं। ओके। सो आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो रिकॉग्नाइज करता है राइट टू प्राइवेसी हमारा। अब Correct. घर क्या है? प्राइवेट है, प्राइवेसी हुई। तो आपकी प्राइवेट प्लेस में कोई भी ऐसे अंदर नहीं आ सकता है, कोई भी ट्रेसपास नहीं कर सकता है। पुलिस को आना है तो एक सर्च वारंट लेके आना पड़ेगा, उन्हें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। आप बहुत कामली उनसे पूछ सकते हैं कि सर आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों आना चाहते हैं। सर्च करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा हमें बताइए। एंड आई थिंक अपनी थोड़ी प्रोटेक्शन के लिए आप आसपास के नेबर्स को या घर वालों को थोड़ा इकट्ठा कर सकते हैं इफ थिंग्स गो रॉन्ग, कि आपके पास कुछ विटनेस वगैरह हो। कॉपरेशन बेसिकली, राइट। अगर तो पुलिस के पास सर्च वारंट नहीं है तो वो बेसिकली ऐसे ही रूटीन चेकअप में आपके घर नहीं आ सकते हैं। उनके पास वो राइट नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल रात के 11:30 बजे पुलिस आपके घर पे नॉक करती है, आपने दरवाज़ा खोला, योर फर्स्ट रिएक्शन आप डर गए, पुलिस आई है। उस टाइम पे आपका दिमाग ऐसा नहीं काम करता है कि मैं पूछूं सर्च वारंट लाए हैं, ऐसे कैसे आ रहे हैं। पुलिस कहती है हमें पता चला है आपके घर में कुछ छुपा हुआ है, या कोई ऐसा एविडेंस है जो कि हमें अभी देखना है, नहीं तो आप बाद में उससे टैम्पर कर सकते हैं बिना सर्च वारंट के। बिना सर्च वारंट के। तो आप उनसे पूछेंगे कि सर ऐसी क्या अर्जेंसी है, आप सुबह आइए। बट इफ दे हैव इनफ रीजनेबल ग्राउंड्स कि कुछ ऐसा एविडेंस जिसे आप टैम्पर कर सकते हैं, सुबह तक वो गायब हो सकता है, पुलिस के नॉट वेट, कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है अंदर, या कोई अक्यूज्ड जिसपे सस्पिशन है और पता है वो आपके घर में है, तो पुलिस बिना सर्च वारंट के आ सकती है। एंड ऐसा नहीं कि वो घुस जाएगी घर के अंदर। पुलिस अगेन आपको रिक्वेस्ट करती है हमेशा कि कोऑपरेट विद अस। यस, सो योर ड्यूटी इज नॉट टू रेजिस्ट, प्लीज डू नॉट गो फिजिकल। आप पुलिस के साथ फिजिकल हो जाएंगे तो प्रॉब्लम आप पे आएगी। थोड़ा डिले हो जाएगा, आप पुलिस को एंटर करने दीजिए, सर्च करने दीजिए। आपको जो एक्शन लेना है वो आप बाद में ले सकते हैं। अगर आपको लगता है आपकी प्राइवेसी हार्म हुई है, ट्रेसपास कर लिया है, या फिर आपको डिग्निफाइड तरीके से पुलिस ने नहीं ट्रीट करा, तो आप वो थोड़ा डिले करके अपना प्रोसेस अप्रोच कर सकते हैं बाद में कोर्ट में या मैजिस्ट्रेट पे कंप्लेन कर सकते हैं। बट उस टाइम पे एडवाइजेबल यही है कि आप ऑब्स्ट्रक्ट ना करें, पुलिस को आराम से अंदर आने दें, काम करने दें, कॉपरेट करें। सो ये कहना कि पुलिस आ ही नहीं सकती है, घर में घुस ही नहीं सकती है, करेक्ट, ऐसे नहीं घुस सकती। अनलिमिटेड पावर्स नहीं है, ये लॉफुल एक्टिविटी नहीं है पुलिस की कि किसी भी टाइम पे कैजुअल रूटीन में घुस गए। बट सर्च वारंट के साथ वो आ सकते हैं अगर रीजनेबल ग्राउंड है, सस्पिशन है, तो आप एडवाइजेबल यही है कि उन्हें आने दें। मतलब बिना सर्च वारंट के नहीं आ सकती पुलिस? आ सकती है, जैसे कि अगर रीजनेबल ग्राउंड हो, सस्पिशन हो कि अंदर कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही है, कोई अक्यूज्ड है जिसको ढूंढ रहे हैं, वो अंदर ही छिपा हुआ है, या कोई ऐसा एविडेंस है उसे टैम्पर करके रातों रात गायब किया जा सकता है, बहुत बहुत अर्जेंसी है कि अभी ही वो एविडेंस चाहिए, वो गायब हो गया तो केस वीक पड़ जाएगा। फिल्मों में दिखाया जाता है जैसे कोई पावरफुल पर्सन है जी, वो किसी को किसी से बदला चुकाना चाहता है, वो बोलता है कि रुको तुझे बताता हूँ मैं, फंसाना चाहता है गलत तरीके से, तो वो क्या पुलिस को यूज करता है अपनी पावर के दम पे, अपने कॉन्टैक्ट्स के दम पे। वो कोई भी हो सकता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन,
जिनके कंट्रोल में दोस्ती है उनकी हाई लेवल पुलिस से, है ना, अच्छे पोजीशन पे, तो अगर इस प्रकार से बिना सर्च वारंट के चेक करने के लिए किसी ऐसे ग्राउंड पे जहाँ पे एक ग्राउंड लग रहा है कि हाँ हमें चेक करना है, और वो घुसती है और वो कुछ ऐसे सामान को प्लांट करती है अपने पॉकेट से निकाल के ताकि उसको फंसाया जा सके, तो वैसे में इंसान अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करे? मान लीजिए एक ड्रग्स का पैकेट रख दिया, बोला ये देखो ये क्या है जी, रूम में घुसे, ड्रॉअर खोला, उसमें रख के पहले बाहर निकल गए, फिर उनको बोला कि चलो इस रूम में दिखाओ, खोलो इधर इधर, उसके सामने खोला, ये क्या है? अब वो पर्सन इसको डिनाई भी नहीं कर पा रहा है कि इसमें नहीं था, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो चुपके से इन्हीं के पर्सन ने जाके रख दिया, क्योंकि वो हर कमरे की तलाशी ले रहे हैं। करेक्ट। तो कैसे बचाए इंसान अपने आप को? ये सिनेरियो अगर वो सर्च वारंट लेके आते हैं, अब सर्च वारंट क्या होता है, उसमें बहुत स्पेसिफिकली उन्हें ये मेंशन करना पड़ता है कि क्या केस है, किस केस के रिलेशन में किसको ढूंढने आ रहे हैं। अगर वो उनके रीजंस जस्टिफाई ही नहीं कर रहे हैं कि हम घर के अंदर क्यों घुसें, मान लीजिए एक ऐसी वो सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं कि इनके घर में एक अक्यूज्ड है, हमें जाना है, बट वो जो सिनेरियो है उस केस से रिलेशन होना चाहिए उसका, तभी वो उस घर के अंदर सर्च वारंट के साथ घुस सकते हैं। लेकिन अगर जिस केस से वो रिलेट कर रहे हैं कि ये अक्यूज्ड यहाँ पे है, हमें सस्पिशन है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और वो घर के अंदर घुस जाते हैं उस सर्च वारंट के बेसिस पे और कुछ प्लांट कर देते हैं, उस टाइम पे तो देखिए आप वाकई फंस जाएंगे, लेकिन एक्शन लिया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने नेबर्स को, घर वालों को आसपास सामने रखें कि वो रिकॉर्डिंग करें। लेकिन आप फिल्मों में देखते हैं, बोलते हैं यहीं बैठो, हिल नहीं सकते, सोफे पे बैठे हुए हैं और पुलिस तलाशी ले रही है, आप फोन नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो इंसान को तो यही लगता है, आम पब्लिक को, कि हमें ये करना अलाउड नहीं होता। हाँ, तो ये जो जनरल पब्लिक को लगता है कि हमें रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आप पुलिस की ड्यूटी में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यू आर फ्री टू रोम अराउंड योर हाउस, व्हाट दे आर डूइंग यू कैन ऑब्जर्व इट, यू कैन ऑब्जर्व इट, यू कैन रिकॉर्ड इट, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट इंटरफेयरिंग इन देयर ड्यूटी। आप उनकी ड्यूटी को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं तो यू आर फ्री। पुलिस आपको स्टॉप नहीं कर सकती वीडियो रिकॉर्ड करने से? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती है। कोई ब्लैंकेट पावर नहीं है जिसमें पुलिस आपको ये कहेगी आप मेरी रिकॉर्डिंग ना कीजिए। आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आप उन्हें ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं उनकी लीगल ड्यूटी में। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, मान लीजिए कुछ बहुत सेंसिटिव केस है जिसकी इंफॉर्मेशन बाहर लीक आउट नहीं होनी चाहिए, यू नो, रिलेटेड टू अ कंट्री और प्रोबेबली यू नो सम हाई लेवल सेंसिटिव थिंग, तब आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टाइम से पहले बाहर चली जाएगी। ठीक है, बट दैट्स फॉर जनरल प्लेसेस कि आप बाहर हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए आप पुलिस ने आपका चालान के लिए आपको सड़क पे रोक लिया। अब वहाँ पे दो रिएक्शंस हैं। एक जना बिल्कुल ही पुलिस के मुंह के आगे फ़ोन रख के उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। आप प्रोवोक कर रहे हैं पुलिस को, यू नो, आप उनको प्रोवोक कर रहे हैं कि मैं तो तेरी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तू कर जो कर सकता है, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं तेरी रिकॉर्डिंग करूंगा। तो आप उन्हें प्रोवोक कर रहे हैं। दूसरा रिएक्शन ये हो जाता है कि आप पुलिस को बताइए सर मैं अपनी प्रोटेक्शन सेफ्टी के लिए आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप जो अपना प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो करो, ये सिर्फ मेरी प्रोटेक्शन के लिए है। जहां टोन चेंज होगी, इंटेंट चेंज होगा, सिचुएशन वही है, बदल जाती है, पूरा डायनेमिक्स बदलेगा। सो रिकॉर्डिंग करना कहीं से कहीं तक मना नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसमें आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे अगर मान लीजिए पुलिस आपको कहीं पे भी रोक देती है और बोलती है कि अपना फ़ोन दो, लॉक खोलो, चेक करना है जी, तो क्या ये अलाउड है पुलिस को आपके फ़ोन को चेक करने जी का? नहीं, ये भी बिल्कुल अलाउड नहीं है। सो होता क्या है, हम बहुत आम तौर पे ये देखते हैं कि एक कपल मान लीजिए पार्क में बैठा है, अपना नॉर्मल टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पुलिस ऐसे ही चलते फिरते जाती है और कहती है यहाँ क्या कर रहे हो, फ़ोन दिखाओ अपना, फ़ोन खोलो अपना, क्या है तुम्हारे फ़ोन में? नहीं, तुम्हारे पेरेंट को फ़ोन लगा के दो, बात करेंगे। करेक्ट, दे आर एडल्ट्स, वो बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस का उन्हें अननेसेसरीली थ्रेटन करना, धमकाना या ये कहना अपने पेरेंट्स को फ़ोन करो, पुलिस के नॉट डू दैट। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस क्या कर सकती है, ये कह सकती है अपने आइडेंटिटी कार्ड्स दिखाइए, आपका नाम क्या है, दैट्स इट। ये कहना आप मैं आपके घर वालों को बताऊंगा, आपके घर वालों को पता है आप इकट्ठे बैठे हैं, नहीं बैठे, दे आर ऑल एडल्ट्स, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। फ़ोन खोलो, फ़ोन अगेन इज़ अ प्राइवेट थिंग, उसमें आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है, चैट्स हैं,
you know, there is so much evidence in it. आपको कोई पुलिस फोर्स नहीं कर सकती कि आप ये अपना फोन खोलिए और आप इसमें दिखाइए आपके फोन में क्या है। यहाँ तक कि इनफैक्ट अगर केस में कोई अक्यूज्ड है, पुलिस उसे भी नहीं कह सकती कि अपना फोन खोल के मुझे दिखा। उसके पास भी राइट है कि ये डिनाई कर दे कि मैं अपना फोन खोल के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट दोनों ने ये कहा हुआ है कि हमारा आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 ये कहता है कि पुलिस आपको फोर्स नहीं कर सकती कि आप अपने अगेंस्ट ही एविडेंस दें। अच्छा, सेल्फ इंक्रिमिनेटरी स्टेटमेंट्स एविडेंस कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप दें। तो क्योंकि आपके फोन में चैट्स हो सकती हैं, फोन कॉल्स हो सकती हैं, फोन रिकॉर्डिंग्स हो सकती हैं, पुलिस अगर वो खोलेगी, वो देखेगी, तो उसमें से कुछ ऐसा निकल के आ सकता है जो पुलिस आप ही के अगेंस्ट यूज कर सकती है। So, आप बिल्कुल यू आर फ्री टू से नो, दिस इज माई पर्सनल थिंग, आई विल नॉट ओपन माई फोन, मैं अनलॉक नहीं करूंगा। अगर आपने करवाना है, आप प्रॉपर मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेके आइए। कोर्ट के पास प्रोसीजर है, कोर्ट मैजिस्ट्रेट से परमिशन ले, एप्लीकेशन में लिखवाए। इसलिए डर जाती है ना, पुलिस पीटना शुरू कर देगी क्योंकि इनके पास अथॉरिटी है और ये किसी से मतलब कोर्ट तक जब तक बात जाएगी तब तक तो अच्छी पिटाई हो जाएगी हमारी। नहीं तो पिटाई होगी तो उसके लिए भी तो आपके पास राइट है ना। आपकी पिटाई करी है, आसपास लोग हैं जो रिकॉर्डिंग करेंगे, आपकी इंजरी है, मैजिस्ट्रेट के पास जाइए, मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दीजिए कि मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन कराइए, मुझे मारा गया है। आपका मेडिकल रिपोर्ट आएगी जिससे प्रूफ होगा कि आपको हिट करा गया है फॉर नो रीजन। सो कोई भी छोटी एक्ट आपकी लाइफ में विद रिस्पेक्ट टू पुलिस जो हो रही है, उसका राइट आपके पास है। कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, कितनी कामली यूज करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा आपने यूज करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हर इंसान को अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए एटलीस्ट लिविंग एरिया में एक सीसीटीवी लगा के रखना चाहिए अपने घर में, क्योंकि ज्यादातर ये बातें जो है ना लिविंग रूम में ही होती है, लोग आते हैं वहीं बैठते हैं। तो आपकी सेफ्टी के लिए अगर कोई रिकॉर्ड करने वाला भी ना हो तो एटलीस्ट एंट्रेंस पे और लिविंग एरिया पे एक सीसीटीवी तो होना ही चाहिए। वेरी राइट। फॉर दैट मैटर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि हर पुलिस स्टेशन में भी मैंडेटरीली सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड होने चाहिए, बिकॉज कस्टोडियल वायलेंस, कस्टोडियल डेथ के इतने केसेस आ रहे हैं जो कि बाद में प्रूव करने मुश्किल हो जाते हैं। कस्टडी में अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं, वो नहीं पता चलता है। सो सीसीटीवी कैमरास आर अ मस्ट। लेकिन पुलिस स्टेशंस में तो मोबाइल फोन अलाउड नहीं है ना। सीसीटीवी कैमरास इसीलिए मैंडेटरी करे थे कि सीसीटीवी मैंडेटरी इसलिए होगा, उसमें सारी रिकॉर्डिंग होगी। कल को आप अगर आपके बिहाफ पे कोई या आप कस्टडी से निकल के जब जाते हैं और कंप्लेन करते हैं तो पुलिस इज अंडर अ मैंडेट कि वो रिकॉर्डिंग प्रोड्यूस करे कोर्ट में। सो पुलिस हैज टू मेंटेन दोज रिकॉर्डिंग्स फॉर गुड 2-3 years। अच्छा, वो ऐसी उसको वॉश ऑफ नहीं कर सकती है पुलिस। ये नहीं कह सकती है कि जी हमारा हार्ड ड्राइव क्रैश हो गया, अब हमारे पास कोई एविडेंस नहीं पड़ा है। दैट विल गो अगेंस्ट द पुलिस। अच्छा, पुलिस किसी को सस्पिशन के आधार पे भी अरेस्ट कर सकती है क्या? देखिए, सस्पिशन के आधार पे तब अरेस्ट कर सकती है। सो बेसिकली 2 तरह के कैटेगरी ऑफ केसेस होते हैं, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। ओके। सो कॉग्निजेबल केसेस वो होते हैं जो समथिंग विच इज अगेंस्ट द सोसाइटी। मान लीजिए रेप, मर्डर, जो बड़े केसेस होते हैं जिसमें ज्यादा पनिशमेंट है। सो उसमें जैसे पुलिस कैन अरेस्ट यू, FIR किसी ने रजिस्टर कराई तो पुलिस कैन अरेस्ट यू विदाउट वारंट, सस्पिशन है। लेकिन कॉग्निजेबल केसेस में तो आपने अरेस्ट करा। नॉन कॉग्निजेबल छोटे केसेस जिसमें क्राइम इज अगेंस्ट इंडिविजुअल, नॉट अगेंस्ट सोसाइटी, गाली गलोच कर दी, पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर दी, उसमें पुलिस के नॉट अरेस्ट यू। ओके जी। अच्छा, कई बार पुलिस बुलाती है कि आप आ जाओ पुलिस थाने, बात करनी है, कुछ पूछताछ करनी है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए पब्लिक को? हाँ, सो ये बहुत कॉमन सिनेरियो हो गया है एंड आई थिंक जनरली पब्लिक इज नॉट अवेयर अबाउट इट। फ़ोन कॉल आया कि आपको थाने में बुलाया है, आप आ जाओ, बस 5 मिनट की बात है, अरेस्ट नहीं करेंगे, बस पूछताछ करनी है, आ जाओ, यू डोंट हैव टू गो। नो, फ़ोन कॉल इज़ नो मीडियम जिसके थ्रू पुलिस आपको ये कहे या बुलाए कि आप पुलिस स्टेशन आ जाइए।
ओके पुलिस इज अगेन अंडर अ मैंडेट कि पुलिस आपको प्रॉपर एक नोटिस सर्व करे कि यू आर रिक्वायर्ड कि एक इन्वेस्टिगेशन में आप कॉपरेट करें हमारे साथ, एंड उसमें आपका अरेस्ट नहीं होगा, सिर्फ हमें पूछताछ करनी है। उसमें भी आप पुलिस से ये पूछ सकते हैं, सर आप किस कैपेसिटी में मुझे बुला रहे हो, अक्यूज्ड की कैपेसिटी में, विटनेस की कैपेसिटी में, मेरा क्या रोल है, आप जो मुझे बुला रहे हैं मुझे बताइए ये क्या केस है क्या नहीं। तो उनको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा बुलाने से पहले। जी, नोटिस उन्हें प्रॉपर सर्व करना पड़ेगा। नोटिस में वो इन्फॉर्मेशन होती है, फोन कॉल के बेसिस पे बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं बिल्कुल नहीं। सो लॉ में एवरीथिंग इज एविडेंस बेस्ड, एवरीथिंग हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड। आपको भी कल को अगर आप कोर्ट में जाएंगे, कोई केस करते हैं, कोई कंप्लेन करते हैं, यू नीड एविडेंसेस। ओरल एविडेंस डजंट स्टैंड गुड। आपको एविडेंस हर चीज़ को, इसीलिए कहते हैं आप कहीं भी जाएं, आप छोटे से छोटा कुछ किसी को पैसे दे रहे हैं, लोन डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज़, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ओरली तो कोई कुछ भी कह सकता है, मैंने उसको इतने दिए, उसने मुझे इतने दिए, कौन कोरैबोरेट करेगा, कौन वेरीफाई करेगा, वेरी डिफिकल्ट। अगर आम पब्लिक एफआईआर लॉन्च करना चाहती है और पुलिस नहीं दर्ज करती है तो इसमें क्या करना चाहिए? इस केस में देखिए, वैसे तो पुलिस की ड्यूटी है कि वो आपकी एफआईआर रजिस्टर करे, वो उसको लीगली मना नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर पुलिस मना करती है तो आप सबसे पहले एप्लीकेशन लिखिए एसपी को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास आप एप्लीकेशन दीजिए कि पुलिस मेरी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रही है, तो प्लीज़ उन्हें डायरेक्ट कीजिए कि मेरी एफआईआर रजिस्टर करें। अगर वहाँ पे भी आपका काम नहीं बनता है तो आप 156(3) CRPC, जो कि अब सेक्शन 175 क्लॉज 3 है, उसके अंडर आप मैजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन देंगे जिसमें आप ये बताएंगे अंडर एन ओथ, अंडर एफिडेविट, कि मैंने एसपी को भी एक एप्लीकेशन दी है और पुलिस मेरी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रही है, तो काइंडली उन्हें डायरेक्ट किया जाए कि वो मेरी एफआईआर रजिस्टर करे। फिर पुलिस देखती है कि इसमें अगर प्राइमा फेसाई केस बन रहा है तो पुलिस कोर्ट जो है, मैजिस्ट्रेट जो है, वो डायरेक्ट करती हैं पुलिस को कि आप ये रजिस्टर करिए एफआईआर। गॉट इट। सो दैट्स द राइट यू हैव। ओके। Another very important fact, there is a concept called zero FIR. ओके। तो पहले लोगों को ऐसा लगता था और जनरली ऐसा कहा जाता था, पुलिस कहती थी नहीं क्राइम तो जयपुर में हुआ था ना, दिल्ली में, अब तो आप तो दिल्ली में लिखवा रहे हो। ये तो, जी, कि नियरेस्ट थाना ये पड़ता, आप वहाँ जी, आप वहाँ जाके कंप्लेन लिखवाओ। आप कह रहे हो आपका फोन चोरी हुआ था कीर्ति नगर में, आप लाजपत नगर में लिखवा रहे हो, नहीं वहीं के थाने में जाओ, यहाँ का ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनता है। सो जीरो एफआईआर इज समथिंग, आप जिस जगह पे है, जहाँ पे हैं, आप वहीं एफआईआर लिखवाइए। पुलिस इज अंडर अ मैंडेट टू रिकॉर्ड योर एफआईआर और वो अपने आप उस कंसर्न ज्यूरिसडिक्शन में ट्रांसफर करेगी। दैट इज कॉल्ड जीरो एफआईआर। ओके, दैट इज योर राइट। ऑल्सो कुछ स्टेट्स में ऑनलाइन एफआईआर भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, बट वो पोर्टल अभी उतना इफेक्टिव नहीं है, धीरे धीरे इट्स कमिंग ऑन पेस। एक वो भी ऑप्शन है हमारे पास। सो सेइंग दैट पुलिस मेरी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकती है, मैं अब क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं है, बिकॉज एफआईआर में डिले होना वीकन्स योर केस। जितना डिले उतना वीक हो जाता है आपका केस, बिकॉज कहीं पे मर्डर हुआ है, आप 5 दिन बाद जा रहे हो रिपोर्ट लिखवाने, वीक हो गया। इन 5 दिनों में क्या करा, हो सकता है आपने एविडेंस के साथ टैम्पर कर लिया हो, आपने विटनेसेस से कुछ बात कर ली हो, कॉम्प्रोमाइज, सेटलमेंट, कुछ भी हो सकता है। राइट। सो डिले नहीं करना है। डिले नहीं करना तो क्या करना है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लेटर लिखिए, 156(3) में जाइए, या फिर जीरो एफआईआर लिखवाइए। गॉट इट। दोज आर योर राइट्स। अच्छा, फीमेल को अरेस्ट करने के लिए क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं पुलिस को? सो आई थिंक नॉट मेनी पीपल नो एंड नॉट मेनी फीमेल नो, अरेस्ट जो होगा विमेन का सनसेट के बाद और सनराइज से पहले नहीं हो सकता। विमेन कैन नॉट बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। ओके। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस यस, बट परमिशन चाहिए मैजिस्ट्रेट की और एक मैंडेटरीली लेडी पुलिस चाहिए। लेडी पुलिस कैन ओनली टच एंड टेक हर इनटू कस्टडी। अगर फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इतनी अर्जेंसी हो गई है और लेडी पुलिस अवेलेबल नहीं है, तो परमिशन तो मैजिस्ट्रेट की फिर भी चाहिए। Okay. लेकिन मेल पुलिस जा सकती है, बट मेल पुलिस इज नॉट अलाउड टू टच दैट फीमेल। ओके, अब शी इज रजिस्टरिंग टू गो टू पुलिस स्टेशन,
तब वैसे सिचुएशन में पुलिस खाली हाथ वापस जाएगी, नहीं, पुलिस खाली हाथ वापस नहीं जाएगी क्योंकि फीमेल पुलिस तो है नहीं एंड यू कैन नॉट टच। जी। तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस अरेंजमेंट करेगी, पुलिस वहीं रहेगी, अरेंज करेगी, लेडी कांस्टेबल आए और रिपोर्ट बनाएगी कि ये रेजिस्ट कर रही हैं, जा नहीं रही हैं। Another right I think that women do not know is in most of the cases, sensitive cases, जैसे यही रेप वगैरह हो गया, इसमें क्या होता है कि सबको ऐसा पोर्ट्रे करा गया है कि जो विक्टिम है उसको थाने जाना पड़ेगा, बार बार कोर्ट जाना पड़ेगा, बयान देने, स्टेटमेंट देने। ऐसे केसेस में एल्डरली सीनियर सिटीजन्स, छोटे बच्चे एंड विमेन, ना तो इनकी आइडेंटिटी रिवील करी जाएगी और पुलिस उनके घर जाएगी स्टेटमेंट लेने। दे विल नॉट बी फोर्स्ड टू कम टू पुलिस स्टेशन टू गिव स्टेटमेंट। यस, क्या बात है। और उनको कोर्ट भी नहीं जाना पड़ेगा? नहीं, कोर्ट उनको जाना पड़ता है। अच्छा, लेकिन हर बार नहीं जाना? हर बार नहीं जाना पड़ता है। एक बार उनको अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट। करेक्ट। एक बार अपनी अपीयरेंस, लेकिन वो जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, नहीं, बार बार नहीं, उनको जाना ही नहीं है। पुलिस एब्सोल्युटली उनको बुला ही नहीं सकती है, आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती है, सोशल मीडिया पे नहीं, बातों में नहीं, कहीं भी एक फीमेल विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील नहीं करी जा सकती है, बच्चों की नहीं करी जा सकती है, एल्डरलीज की नहीं करी जा सकती है, सीनियर सिटीजन्स की। तो ये कुछ राइट्स हैं। अगर आपका नाम रिवील कर देती है पुलिस, सोशल मीडिया में कहीं उछाल देती है, पुलिस को बहुत हैवी कॉम्पेंसेशन, हैवी फाइन और उनकी अपनी जॉब पे बात आ सकती है, बिकॉज दिस इज वेरी बेसिक दैट पुलिस नोज कि वो नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट प्ले विद योर आइडेंटिटी इन सच सेंसिटिव केसेस। ये तो चलिए घरेलू मैटर्स की बात हुई। अगर बिजनेस मैटर्स में बात करें तो क्या पुलिस किसी के ऑफिस या किसी के फैक्ट्री पे बिना नोटिस के जा सकती है? अगेन, वो नहीं जा सकती है। यहाँ पे भी प्राइवेसी की बात आ जाती है। वो आपका ऑफिस सेटअप है, इट्स नॉट ओपन फॉर जनरल पब्लिक कि कोई भी अंदर आए, घुस जाए और कुछ भी सर्च करके कैसे भी चला जाए। पुलिस नीड्स अ सर्च वारंट। आपका बेसिक फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी हार्म हो रहा है, यू नो, देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन्वॉल्व हो जाता है, पुलिस की पावर एंड सीजर की प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाता है। तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व। पुलिस ऐसे ही कहीं भी नहीं घुस सकती है। पुलिस को पूछताछ करनी है, प्रॉपर नोटिस देना है, पुलिस को सर्च करनी है, सर्च वारंट देना है, पुलिस को अरेस्ट करना है, अरेस्ट वारंट देना है। अगर बिना नोटिस के पुलिस आती है, बोलती है कौन है कंपनी का ऑनर, बात कराओ मेरी उससे, तो क्या वो ये अलाउड है करना उनके लिए? हाँ, देखिए, बात करने में प्रॉब्लम नहीं है, पूछताछ करनी है बेसिक। आप एक तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये वाकई पुलिस है कि नहीं। आजकल ये भी तो प्रॉब्लम चल रहा है बहुत। ये यूनिफॉर्म में है कि नहीं, इनका बैज नंबर, सबकॉन्शियसली आपको बहुत अवेयर रहना है। क्या आप पूछ सकते हैं, कोई पब्लिक पूछ सकती है, आम आदमी पूछ सकते हैं कि भाई सर आपका आईडी कार्ड दिखाओ? बिल्कुल। सर आप किस कैपेसिटी में आए हैं, सर आपका बैज किधर है, उसमें नाम, आपका डेजिग्नेशन, आपकी यूनिफॉर्म, बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये आपका राइट है। यही बेसिक राइट्स हैं जो हमको पता होने चाहिए। ये पूछने से डरना नहीं चाहिए इंसान। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, डरने की बात है ही नहीं। आप डरेंगे वो और डराएंगे। डरना, लड़ना दोनों पुलिस के साथ नहीं है। बहुत काम कंपोज होके, प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के पुलिस से क्वेश्चंस पूछने हैं। आप ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं, आप उनकी ड्यूटी में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, बट आपके जो बेसिक कोई आपको ह्यूमिलिएट नहीं कर सकता, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी को कोई ऐसे ही हार्म नहीं करके जा सकते, नॉट इवन पुलिस। नोबडी इज अबव लॉ, राइट? एंड नोबडी इज, ऑल ऑफ अस आर देयर, हम सब लॉ के अंडर हैं, हम सब बराबर हैं। दे आर इन यूनिफॉर्म, अंडरस्टूड, दे आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी, बट प्रोटेक्ट भी तो हमें ही कर रहे हैं, तो हमारे पास राइट है क्वेश्चन करने का। राइट। बट अगेन इन अ डिग्निफाइड मैनर, बोथ द पार्टीज। अगर पुलिस किसी को अरेस्ट कर लेती है तो बेल लेने का क्या प्रोसेस होता है? तो पुलिस अगर किसी को अरेस्ट कर लेती है, अक्यूज्ड को, बेल के साथ साथ उसके कुछ और राइट्स भी हैं। ओके। जैसे कि पुलिस को अरेस्ट मेमो रेडी करना है। अरेस्ट मेमो में रीज़न, कब, कैसे, क्यों उसको अरेस्ट किया गया है, वो पुलिस को बनाना ज़रूरी है। मेडिकल एग्जामिनेशन होना ज़रूरी है। अगर वो रिक्वेस्ट करता है अक्यूज्ड कि मुझे एक लॉयर से बात करनी है, तो पुलिस उसको वो चांस भी देगी कि आप अपने लॉयर से बात कर लीजिए। पुलिस का ये भी राइट है कि पुलिस उसकी फ्रेंड या फैमिली रिलेटिव्स किसी को इन्फॉर्म करेगी कि इसे हमने अरेस्ट कर लिया है।
ओके जी, और इसके साथ साथ वो बेल के लिए भी अप्लाई कर सकता है। तो बेल के लिए अप्लाई, फर्स्ट ऑफ ऑल बेल आप कितनी बार भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर बार एक एडिशनल न्यू फैक्ट होना चाहिए। एडिशनल न्यू फैक्ट का मतलब है कि अब इस केस में चार्जशीट फाइल हो गई है, चार्जशीट में इसके ऊपर उतना ग्रेविटी का ऑफेंस नहीं बनता है, तो इसको बेल दे दी जाए जी। मान लीजिए कोर्ट वो रिजेक्ट कर देती है। अब आप नेक्स्ट टाइम जब बेल अप्लाई करेंगे तो एक और न्यू ग्राउंड होना चाहिए। न्यू ग्राउंड कुड बी कि इसके साथ जो और अक्यूज थे सेम उन पे चार्जेस फ्रेम हुए थे, लेकिन उनमें से 2 को बेल मिल गई है, तो उसी ग्राउंड्स पे इसको भी दे दी जाए। वो भी रिजेक्ट हो जाती है, तो सम न्यू ग्राउंड। सो फैमिली इमरजेंसी भी हो सकती है। करेक्ट, वो भी हो सकती है। सो ऐसा नहीं है कि एक बार बेल अप्लाई कर दी अब नहीं कर सकते। ओके। एन नंबर ऑफ टाइम्स। ऑल्सो आप सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सेशन कोर्ट से रिजेक्ट हुई, आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट में रिजेक्ट हुई, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। सो ना तो एक फोरम ही है कि वहीं जाना है, उसके बाद आपका राइट खत्म है, ना एक सिचुएशन है, ना ऐसा है कि एक बार कर दिया खत्म। सो बिकॉज बेल इन आवर कंट्री इज अ राइट, ओके, बट जेल इज एन एक्सेप्शन। अगर पुलिस किसी के घर पूछताछ के लिए जाती है और अगर दरवाजा नहीं खुलता अंदर से, तो क्या पुलिस के पास ये पावर है कि उसका दरवाजा तोड़ दे? देखिए, अगर पुलिस के पास सर्च वारंट है और बहुत स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि अंदर कुछ एक्टिविटी हो रही है, इलीगल एक्टिविटी, टेररिस्ट एक्टिविटी, या अंदर कोई अक्यूज छिपा हुआ है, और ट्राई करने पे, बुलाने पे, नॉक करने पे अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, देन पुलिस हैज ऑल द राइट टू ब्रेक ओपन द डोर्स, क्योंकि सर्च तो करना ही है, सर्च वारंट है, पुलिस ने अपना प्रोसीजर फॉलो करा हुआ है और अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ऐसा नहीं है पुलिस ने आपको टाइम नहीं दिया रिस्पॉन्ड करने का, आपके पास टाइम था, तो पुलिस कैन ब्रेक ओपन द डोर्स। अगर किसी के ऊपर फॉल्स केस हो जाता है तो उसके लिए क्या रेमेडी है, वो कैसे इससे अपना बचाव कर सकते हैं? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पुलिस ने आपके अगेंस्ट फॉल्स केस फाइल कर दिया है, तो जो सबसे पहली रेमेडी आपके पास है, आप हाई कोर्ट जाइए, अपने खिलाफ जो FIR है उसको क्वॉश कराइए। और जनरली ऐसा होता है कि हाई कोर्ट क्वॉश नहीं करती है FIR, और हाई कोर्ट कह देती है आप इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करिए। अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जो आप इंक्लूड कराना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन में, आप पुलिस को कहते हैं मेरे ये एविडेंस हैं, आप प्लीज इसे इंक्लूड कर लो। इससे साफ पता चल रहा है कि मैंने ये क्राइम नहीं करा है, पुलिस इंक्लूड नहीं करती है। आप SP के पास लेटर लिखिए, एक एप्लीकेशन दीजिए कि प्लीज ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसमें मेरे ये एविडेंसेस रिकॉर्ड करवा लीजिए। अब वो डायरेक्ट करेगी पुलिस को, एविडेंस रिकॉर्ड हो जाएंगे इन्वेस्टिगेशन में। तो हमारे लिए इन फ्यूचर जब चार्जशीट फाइल हो जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगा ये प्रूव करना, हाई कोर्ट जाके क्वॉश कराना कि ये एविडेंसेस हैं, ये चार्जशीट फाइल हुई है, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो मेरे पे ये केस बनता ही नहीं है, दिस क्लियरली शोज कि ये फॉल्स केस है, तो प्लीज इसे क्वॉश करा जाए। सो इट गेट्स इजियर। इंस्टेड आप इतने साल वेट करें कि इन्वेस्टिगेशन हो, चार्जशीट फाइल हो, तब आप अपना एविडेंस दें। आप पहले ही परमिशन लेके करेक्ट स्टेज पे, करेक्ट टाइम पे अपना एविडेंस दे सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही अपने एविडेंस रखें और इसको वीक बनाया जाए। राइट। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ऐसे वीडियोस देखने को मिलती है जहाँ पे लोग ट्रैफिक पुलिस से लड़ाई कर रहे हैं, किस बात पे कि ये गलत चालान काटा है, मैंने कोई गलती नहीं की है। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे केसेस में अगर वाकई यू आर वेरी श्योर कि गलत चालान काटा है, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं कोर्ट में जाके, मैजिस्ट्रेट के आगे। जनरली लोग बहुत छोटे अमाउंट में घुसते नहीं हैं, उनको लगता है छोटा अमाउंट है, चलो पे कर दिया, छुट्टी, अब निकलते हैं यहाँ से, इतना कौन टाइम वेस्ट करेगा। बट यू हैव राइट, आप मैजिस्ट्रेट कोर्ट में ये एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगेन इस पॉइंट में जो रिकॉर्डिंग है या फिर सबकॉन्शियसली जो आपने ट्रैफिक पुलिस का नाम, बैज नंबर, उसकी कैपेसिटी नोट करी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक ऑफिसर के अगेंस्ट कंप्लेन करेंगे। राइट। तो उस केस में रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए पब्लिक में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगेन तो आप वो रिकॉर्डिंग के साथ, नाम के साथ प्रॉपर एक कंप्लेन फाइल करेंगे कि इन्होंने मेरा गलत चालान काटा है, इन्हें बुलाया जाए, प्रोड्यूस करा जाए, ताकि ये एक्सप्लेन करें
कि इन्होंने मेरे को ऐसा क्यों हैरेस करा है, मैजिस्ट्रेट विल टेक प्रॉपर एक्शन। मैजिस्ट्रेट बुलाएगी उस ऑफिसर को, उनसे प्रॉपर ये शो कॉज नोटिस देके पूछा जाएगा कि आपको ऐसा क्या लगा था, किस सर्कमस्टांसेस में, किस सिचुएशन में, किस ऐसे इलीगल एक्ट के अंडर आपने इनका ऐसा चालान काटा है। दैट ऑफिसर हैज टू एक्सप्लेन देन। सो आपके पास राइट है, अगर आप वाकई ही चैलेंज करना चाहते हैं, यू हैव मैजिस्ट्रेट कोर्ट टू गो। ओके। अच्छा, जनरली आजकल फोन कॉल पे हम बात करते हैं तो किसी की कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं जी, तो क्या ये लीगल है या इलीगल है? यहाँ पे हम उनको बता नहीं रहे दैट योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड। देखिए अगेन प्राइवेसी की बात आ जाती है। आप बिना किसी के कंसेंट, बिना किसी के परमिशन के अगर आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज इलीगल, कंप्लीटली इलीगल। यू कैन चैलेंज इट इन द कोर्ट। ये अगेन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैम्पर कर रहा है। बहुत क्लियर देखिए, मैट्रिमोनियल केसेस में अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये एक जजमेंट दी है कि अगर मैट्रिमोनियल केसेस में अगर स्पाउस एक दूसरे की रिकॉर्डिंग करता है और वो एज एन एविडेंस प्रोड्यूस करना चाहता है, टू दैट एक्सटेंड यू कैन डू। बट जनरली आप किसी से भी बात करते हुए उनकी बातें रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर उनको एविडेंस की तरह प्रोड्यूस कर रहे हैं विदाउट देयर कंसेंट एंड परमिशन, नो, दैट्स इलीगल, यू कैन नॉट डू इट। ओके, यानी कि कोई अगर किसी प्रकार की कंप्लेन करता है, बिजनेस कंप्लेन, और फिर उसको एज एविडेंस प्रोड्यूस करता है, तो दैट इज नॉट परमिसिबल और एडमिसिबल। हाँ, मतलब कंप्लेन किस सेंस में करता है, किसको करता है? किसी प्रकार का फ्रॉड हुआ उसके साथ, जिसमें उसमें वर्बल बातचीत की है उस पर्सन के साथ, और वो रिकॉर्डिंग उसके फोन में मौजूद है। बहुत सारे ऐसे फोन्स हैं जिसमें आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस है विदाउट एनी अनाउंसमेंट। बिल्कुल। तो क्या वो एविडेंस के तौर पे यूज होगा? क्योंकि ये तो आपने बोला कि इलीगल है, हमने तो कंसेंट लिया ही नहीं था रिकॉर्ड करने के दौरान। करेक्ट, ये एक्चुअली इलीगल ही माना जाएगा। तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, इलीगल थिंग तो एविडेंस नहीं हुआ ना, फिर नहीं हुआ। इसीलिए हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज रिटन में। तो आपको अगर अपने किसी बिजनेस पार्टनर से या किसी से ये एडमिट कराना है कि तुमने मेरे साथ फ्रॉड करा है, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, यू हैव अनदर ऑप्शन टू डू टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप मैसेजेस। वो सब रिटन में रिकॉर्ड हो जाएगा। राइटिंग में जो भी चीज डॉक्यूमेंटेशन होगा, दैट इज प्रॉपर एविडेंस। ओरल एविडेंस इज सेकेंडरी एविडेंस, उसको उतना तवज्जो दिया ही नहीं जाता है। इट विल नॉट बी एडमिसिबल इन द कोर्ट। अच्छा, मैं किसी पब्लिक स्पेस पे हूँ और आजकल ये रेब-एन मेटा ग्लासेस आ गए हैं, कोई किसी को कहीं भी रिकॉर्ड कर रहा है विदाउट देयर कंसेंट। जी। तो कंसेंट के बिना अगर रिकॉर्ड करके वो रील बना के डालता है, उसमें वो अपीयर हो जाता है, बस उस रील में बैकग्राउंड में या कहीं भी दिख जाता है जी, या वीडियो रिकॉर्डिंग में भी, तो उसके खिलाफ भी वो कंप्लेन कर सकता है। एक्चुअली अभी तक हमारी कंट्री में ऐसा कोई लॉ नहीं आया है कि आप पब्लिकली किसी को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं और आपको परमिशन चाहिए उनको रिकॉर्ड करने के लिए। आप मान लीजिए अपनी कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और पासिंग में कोई और इंडिविजुअल रिकॉर्ड हो जाता है, जब तक उस इंसान को ऑब्जेक्शन नहीं है, जब तक वो ऑब्जेक्शन डालता ही नहीं है कोर्ट में, तब तक ही अपने में कोई लीगैलिटी नहीं मानी जाएगी। तो उसको पहले नोटिस भेज के उसको हटाने की रिक्वेस्ट करनी होगी कि भाई मैं दिख रहा हूँ और मैं नहीं दिखना चाहता। अनकंफर्टेबल, मैं नहीं, मैं आई वांट टू रिमेन प्राइवेट, या फिर मैं अनकंफर्टेबल हूँ, या तो वो उसको प्राइवेटली अप्रोच करे, यू नो, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसने देखा है कि प्लीज ये हटा दीजिए कंटेंट बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल। अगर वो नहीं मानता है, यू कैन, यू नो, देयर आर ऑप्शंस कि आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे चैनल्स पे आप उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एजेंसीज को ही कंप्लेन कर सकते हैं। Then they struck it down, yes. आप वो कर सकते हैं। तो अपने में अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आप पब्लिकली रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं अनटिल आप उसका गलत यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये पब्लिक और पुलिस की के टॉपिक्स पे हमने बहुत सारी बातें की। आई एम श्योर व्यूअर्स को बहुत कुछ ऐसा समझने को और जानने को मिला होगा जो इन्हें नहीं पता होगा, एंड दे विल बी नाउ कॉन्फिडेंट दैट हाउ टू हैंडल सच केसेस। अभी बहुत ज़्यादा केसेस सुनने को मिल रहे हैं लोन से संबंधित जी। अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई जहाँ पे रिकवरी एजेंट की टीम ने जो लोन लेने वाले क्लाइंट हैं उसको पब्लिकली पीटा है। और उसकी वाइफ वहाँ पे गिड़गिड़ा रही है, प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो जी। पहले ये सुनने को मिलता था, अब फिर से इस प्रकार की चीजें हो रही है, ये सोचने में बड़ी हैरानी करने वाली बात है। तो लोन लेने में रिकवरी एजेंट किस हद तक जा सकती है, ये बताएं।
रिकवरी एजेंट का सिर्फ और सिर्फ इतना रोल है कि वो आके आपके घर पे बहुत रिस्पेक्टफुली विद इन रीजनेबल आवर्स विच इज़ 7 AM to 7 PM बहुत रिस्पेक्टफुली आपके घर आके आपको सिर्फ इतना इन्फॉर्म कर सकते हैं, नॉक करके अंदर बैठ के प्रॉपरली, कि आपका इतना इतना लोन अमाउंट ड्यू है, काइंडली टाइम पे कर दीजिए। इंसल्ट करना, ह्यूमिलिएट करना, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स को कॉल करना, नेबर्स को इकट्ठा करना, घर के बाहर बोर्ड लगा देना, दे कैन नॉट डू दैट। अगर वो ऐसा करते हैं आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से, आरबीआई ओम्बड्समैन में आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन, जिसमें आपको किसी लॉयर की ज़रूरत नहीं है। एज अ ले मैन आप खुद ही फाइल कर सकते हैं, एक्सप्लेनिंग ऑल द फैक्ट्स, आपके साथ क्या क्या हुआ, वॉट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इन, हिंदी, इंग्लिश, वॉट एवर लैंग्वेज, आप पूरी कंप्लेन लिखिए, रिकवरी एजेंट का नाम, डेट, टाइम, रिकॉर्डिंग है तो और अच्छा है, वो सब आप अटैच करिए। इमीडिएट एक्शन है। आरबीआई इज वेरी क्विक इन टेकिंग एक्शन, या फिर ऑफ कोर्स एफआईआर तो आप फाइल कर ही सकते हैं, बट आप आरबीआई ओम्बड्समैन किसी के साथ भी ये हो रहा है वो ये ट्राई करे, वेरी क्विक रेमेडी। किसी ने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी है तो उस पर नोटिस वो बैंक नहीं लगा सकते, बैंक के लोग, कि दिस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सोल्ड, ये मॉर्गेज किया हुआ है। देखिए उसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है। सो होता क्या है, आप जब लोन लेते हैं और आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी, मान लीजिए अपना घर मॉर्गेज करा और आपने सीसी लिमिट या फिर आपने टर्म लोन जो भी लिया, अब उसमें 3 महीने हो गए आपने किस्तें नहीं जमा करी, 90 डेज के बाद आपका अकाउंट एनपीए कैटेगरी में चला गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। करेक्ट। उसके बाद बैंक इज अंडर अ मैंडेट, बैंक की ये ड्यूटी है कि वो सरफेसी सेक्शन 13(2) में आपको एक रिकॉल नोटिस भेजेगी कि आपका इतना इतना अमाउंट ड्यू है, ये डिमांड नोटिस है, हम आपसे डिमांड कर रहे हैं, आपका अकाउंट इस डेट पे एनपीए हुआ था, इतना आउटस्टैंडिंग है आज की डेट पे, तो कृपया 60 दिन के अंदर अंदर विद इन 60 डेज आप ये अमाउंट पे कर दीजिए। अब बैंक को वो नोटिस आपको बाय हैंड भी रिसीव कराना है, स्पीड पोस्ट से भी देना है, और आपके घर के बाहर, उस प्रॉपर्टी के बाहर चस्पा भी करना है। ओके, ठीक है, क्योंकि बैंक को भी एविडेंस चाहिए। बैंक ऑफिशियल्स उसके बाहर खड़े होके अपनी पिक्चर लेते हैं उस डेट की न्यूज़पेपर के साथ, कि इस डेट पे हमने, बिकॉज उनको भी एविडेंस चाहिए कि हमने प्रॉपर प्रोसीजर के साथ फॉलो करा है, तो उस लिमिट तक वो चिपका सकते हैं। ठीक है, अब यूजुअली लोग क्या करते हैं, वो फाड़ देते हैं। ठीक है, उनकी नॉलेज में आ गया कि हाँ हमें ये नोटिस आ गया है। अब विद इन 60 डेज आपने कोई एक्शन नहीं लिया, जो टाइमलाइन थी आपके पास। अब विद इन 60 डेज 60 डेज के बाद बैंक आपको 13(4) का नोटिस देती है, जिसमें बैंक कहती है क्योंकि आपने 60 डेज में मेरे को पैसा नहीं दिया, अब हम आपका सिंबॉलिक पोजेशन ले रहे हैं, मतलब कागजी कब्जा ले रहे हैं। ओके, जो कागज आपने हमें अपने बैंक के घर के जमा कराए थे बैंक के पास, उस पे हमारा कब्जा हो गया है। हेंसफोर्थ इस घर को अब आप ना बेच सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी राइट नहीं क्रिएट कर सकते आप इसमें। राइट। अब इसके बीच में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप ऑब्जेक्शंस रेज करें, कि आपने सही अमाउंट नहीं लिखा, मैंने तो इतना पैसा दे दिया था, आपने फिर भी इतना पैसा क्यों बना दिया है मेरा आउटस्टैंडिंग। आप ऑब्जेक्शंस देंगे, एंड बैंक इज अंडर अ ड्यूटी कि वो उन ऑब्जेक्शंस को एड्रेस करे। अगर बैंक नहीं करती है तो वो बैंक के एंड पे डिफॉल्ट हो जाएगा, एंड उस बेसिस पे भी आपका ये पूरा प्रोसेस कैंसिल हो सकता है। ओके, इसके बाद फिर बैंक को क्या करना है, बैंक को अगर बैंक ने डिफॉल्ट करा, 60 दिन से एक भी दिन कम से पहले भेज दिया नोटिस, अगेन बैंक का डिफॉल्ट हो जाएगा। ओके, टाइमलाइंस बहुत मैटर करती हैं इसमें। ओके, टाइमलाइंस फॉलो करनी ही करनी है, उतना समय देना ही पड़ेगा। इसके बाद भी अगर आप नहीं मानते हैं तो बैंक फिर नीलामी का नोटिस दे देती है। ओके जी, उसके बाद कोई टाइमलाइन नहीं है, 60 दिन के बाद अगले दिन भी दे सकती है, 2 महीने बाद भी, 1 साल बाद भी। ओके, कि क्योंकि इतना टाइम हो गया है, एंड माइंड यू यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं रुकता है। ओके, इंटरेस्ट लगता जा रहा है जी। किसी को अगर ये लग रहा हो कि अरे इतना ही तो अमाउंट है, आप जितना डीले कर रहे हैं उतना इंटरेस्ट जुड़ रहा है। आज की डेट में आपको 10 लाख आउटस्टैंडिंग था, आप डिले करते जा रहे हैं, आपको हो सकता है 20 लाख पे करना पड़े, इंटरेस्ट नहीं रुकेगा। लोन लिया है, लोन पे करना पड़ेगा। करेक्ट।
फाइनेंस मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री लॉस में नहीं जाएगी. रिकवरी तो करनी ही है, बट हाँ, रिकवरी करने का भी एक तरीका है. रिकवरी एजेंट्स कैन नॉट मिसबिहेव विद यू. लोन को ज्यादातर लोग सेटल करना चाहते हैं, है ना? तो सेटलमेंट करने के दौरान क्या मिस्टेक करते हैं? तो देखिए, जनरल परसेप्शन लोगों का ये है कि लोन बढ़ रहा है, बढ़ने दो, हम नहीं पे करेंगे, हम सेटल कर लेंगे. तो आई वॉन्ट टू टेल एवरीवन, सेटलमेंट इज नॉट देयर राइट. ना तो गवर्नमेंट ना कोर्ट कोई बैंक को ये प्रेशराइज नहीं कर सकती कि आप सेटल करिए, और सेटल भी इस अमाउंट पे करो. क्योंकि कोर्ट कहती है क्या पता बैंक 100 रुपए को 1 रुपए में सेटल करना चाहती हो, हम क्यों उसे बताएं कि तू 10 रुपए में कर या 20 रुपए में कर. करेक्ट. कोर्ट और लॉ के नॉट गाइड द बैंक. बैंक ने पैसे दिए आप थे, इतना लॉस बियर करो, ये कैसे बता सकते हैं? एग्जैक्टली. तो हमें ऐसा लगता है कि ओटीएस तो मेरा राइट है, वन टाइम सेटलमेंट. मैं एक एप्लीकेशन दूंगा कि मुझे इतने में सेटल करना है और बैंक को मानना पड़ेगा, विच इज नॉट राइट. बैंक ये कहती है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी नीलाम करके मुझे उतना ही पैसा मिल सकता है तो मैं सेटल क्यों करूं, मैं कम अमाउंट क्यों लूं. ये आपका राइट. तब बैंक फिर भी थोड़ी इंटरेस्टेड हो जाती है. मान लीजिए उसने ऑक्शन पे लगाया, कोई बिड नहीं आई, पहला ऑक्शन फेल हो गया, फिर वो दोबारा ऑक्शन पे लगाते हैं. इस बार 10% डेप्रिशिएट करी प्रॉपर्टी की वैल्यू, फिर लगाया, फिर नहीं कोई बिड आई. 2-3 बार ट्राई करके जब कोई बिड नहीं आई और आप उधर से डेप्रिसिएशन हो रहा है बैंक में जी, इधर से आपने ऑफर दिया है ओटीएस का, तो जब बैंक को लगता है कि यहाँ से कुछ बात नहीं बन रही है तो ओटीएस ही कर लेते हैं. तब प्रोबेबली बैंक में अग्री. करेक्ट. अगेन, बट आप बैंक को फोर्स नहीं कर सकते कि सेटल कर लो सर. करेक्ट. लोग ऊपर से क्या गलती करते हैं, कई बार रिकवरी एजेंट्स इन्हें प्रॉमिस कर देते हैं, हम सेटल करा देंगे, आप चिंता ना करो. तो इतना तो डालो जी. हाँ, यही होता है कि हम सेटल करा देंगे, आप चिंता ना करो. दिस इज अगेन ओरल. ओरल कुछ नहीं चलता है. कल को आप कोर्ट में जाएंगे. अच्छा, इसके सेपरेट कोर्ट्स होते हैं, डीआरटी कॉल्ड डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल. ओके. अगर आपने ऑक्शन को या बैंक के किसी भी नोटिस को चैलेंज करना है, जो सरफेसी एक्ट है, ये आप नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में नहीं जाएंगे. इसका अलग कोर्ट है, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स हैं. इनके एपिलिएट ट्राइब्यूनल्स भी DRAT डेट रिकवरी एपिलिएट ट्राइब्यूनल्स अलग हैं. जैसे काफी 6-7 ज्यूरिसडिक्शंस का एक ट्राइब्यूनल है. ऐसा नहीं है कि हर ज्यूरिसडिक्शन में एक हो. सो वहाँ पे ये केसेस जाते हैं. अगर आपने कल को चैलेंज करना है ट्राइब्यूनल में, एक चीज का डॉक्यूमेंट होना चाहिए. ओरल तो आप कुछ भी बता सकते हैं, ओरल बैंक भी कुछ भी बता सकता है. राइट. ओरल इज नॉट एक्सेप्टेबल. एवरीथिंग दैट यू गिव टू द बैंक नीड्स अ रिसीविंग, प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड एंड साइन्ड बाय द बैंक. ओके. ईमेल को डॉक्यूमेंट मान सकते हैं? जी हाँ, ईमेल को बिल्कुल डॉक्यूमेंट माना जा सकता है. अच्छा जी. अगर मैं किसी का चेक डिपॉजिट करता हूं और वो बाउंस हो जाता है जी, तो मेरे पास क्या लीगल राइट्स है, कितने दिनों के अंदर मैं केस फाइल कर सकता हूं ताकि मैं अपने पैसे का रिकवरी ले सकूं उनसे? गुड क्वेश्चन. ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के चेक के केसेस हैं, इसमें टाइमलाइन फॉलो करनी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. जैसे कि आपने आज अपना चेक प्रेजेंट किया बैंक में और वो बाउंस हो जाता है फॉर वॉट एवर रीजन, आपको रिटर्न चेक मेमो रिसीट मिलती है. उसमें रीजन लिखा होता है कि क्यों चेक बाउंस हुआ है. अब उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको लीगल नोटिस देना है. करेक्ट. दूसरी पार्टी को लीगल नोटिस रिसीव होने के 15 डेज के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करना है. ओके. सो ये जो 30 डेज और 15 डेज की टाइमलाइन है, दैट्स वेरी स्ट्रिक्ट. तो ये 30 डेज मतलब 1 मंथ मान ले हम? इसे हम 30 डेज ही मानेंगे. ओके. 15 डेज को 15 डेज मानेंगे. 15 डेज के बाद 1 मंथ के अंदर अंदर आपको केस फाइल करना है. ओके. विक्टिम को जिसके पास चेक बाउंस हुआ है जी, वो चेक देने वाले के अगेंस्ट में 30 डेज और 15 डेज के पीरियड के बाद 45 डेज के बाद ही इज ऑथराइज्ड टू फाइल अ केस अगेंस्ट हिम विदिन 1 मंथ. अगर ये 1 मंथ निकल गया तो
तो फिर आपको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले आप फाइल कर सकते हैं। देखिए जो नोटिस का टाइम है ना 30 डेज और 15 डेज का, ये नहीं लैप्स होना चाहिए। ये बहुत स्ट्रिक्ट है, इम्पोर्टेंट है। हाँ। ये जो 30 डेज है, हम 1 महीने की अब बात कर रहे हैं जिसमें केस फाइल होना चाहिए, इसमें अगर आपका 1-2 दिन या जो भी जितने भी दिन ऊपर नीचे होते हैं, इसमें आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले फाइल कर सकते हैं। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले क्या होती है? आपके पास एक राइट है कि मेरे से डिले हो गया है, इसे कंडोन कर दीजिए। सो बेसिकली यू हैव टू एक्सप्लेन एवरी सिंगल डे कि क्यों डिले हो गया मुझसे, क्या हो गया है। वैलिड रीजन होना चाहिए, सो दैट वेरी वैलिड एंड इट डज नॉट गेट रिजेक्टेड। यस। तो वो फॉलो होना, एनआई एक्ट, एनआई केसेस में टाइमलाइन ही सारा कुछ है। टाइमलाइन फॉलो कर ली, यू कैन गेट थ्रू इट। अब अगर ये टाइमलाइंस मिस हो जाती हैं, देन यू हैव अ स्लोअर ऑप्शन। आप अपना मनी रिकवर करेंगे सिविल केस में, मनी रिकवरी केस में वो काफी स्लो है, रिकवर हो जाएगा बट आपका टाइम एफर्ट मनी सब बहुत जाएगा। अगर किसी के लोन की वजह से किसी का घर ऑक्शन में लग जाता है जी, तो उसे कैसे वो अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हो उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए? तो इसमें क्या होता है, इसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज हैं। 30 डेज में बैंक जो है वो न्यूज़पेपर में पब्लिश करती है, पब्लिकेशन डालती है कि इस डेट को इस प्रॉपर्टी की नीलामी होगी। सो वो जो 30 डेज का टाइमलाइन आपके पास है ना, एक बार वो एक्सपायर हो गया, देन बोरोवर डजंट हैव राइट। जी, इनफैक्ट अब लॉ इतना स्ट्रिक्ट हो गया है कि कोर्ट कहती है कि पब्लिकेशन से पहले ही आप अवेल कीजिए अपना राइट। एक बार पब्लिक से तो बिडर आ गए तो फिर हम क्यों उनको मना करें? जी ये सिचुएशन आने क्यों दिया? एग्जैक्टली। पब्लिकेशन में बैंक का पैसा लगा है, एनर्जी लगी है, तो आपको जब 13/2 के नोटिस से एनपीए के टाइम से पता था कि आपको लोन पे करना है, आप इस पॉइंट तक क्यों रुके? अभी आप जगे हैं तो आपको अपना राइट टाइमली अवेल करना है। ऑल्सो जस्ट इन केस मान लीजिए कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे विच वर नॉट इन योर हैंड, वो टाइमलाइन निकल जाता है, आप जब आप 13/4 का नोटिस रिसीव होता है तब आपके पास एक ग्राउंड आ जाता है कि अब आप कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। उस पॉइंट से आप डीआरटी जाइए, डीआरटी में अपनी इंटेंशन, बोनाफाइडी इंटेंशन दिखाइए कि मेरी इंटेंशन पैसे देने की थी, मेरे पास थे नहीं, आई एम राइट नाउ रेडी टू पे 50% ऑफ माई लोन अमाउंट डेट। आप इंटेंशन दिखाइए, कोर्ट में जमा कराइए अपना 50% और बाकी की बची हुई किश्तें या तो रेगुलर करा लीजिए या कोर्ट से टाइमलाइन बनवा लीजिए। देने तो आपको पड़ेंगे, या फिर आप कोर्ट को ये एविडेंसेस दिखाइए कि मैंने 1 टाइम सेटलमेंट के लिए अप्रोच किया था, इन्होंने अग्री नहीं करा, इन्होंने मेरे ऑब्जेक्शंस का रिप्लाई नहीं दिया, कुछ ऐसी चीज़ जिससे बैंक की गलती निकले। तो ज़्यादातर केसेस में क्या है कि लोन किसी भी अमाउंट का हो सकता है, छोटा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है, तो कई लोग नहीं जानते, लीगल हेल्प लेने के लिए भी काफ़ी फीस लगती है, तो क्या बेस्ट अवेलेबल वे है जिससे वो कंप्लेन करने के लिए उनको हेल्प मिल सकती है? सबसे इजी, हैसल फ्री, जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, आप 14448 पे कॉल कर सकते हैं आरबीआई ओम्बड्समैन में। वहाँ आप कॉल करेंगे तो वो आपको गाइड भी करेंगे कि किस तरह आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, क्या क्या कंप्लेन में लिखना है, क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए कंप्लेन के, क्या क्या अटैचमेंट्स होनी चाहिए। आप वो सब चीज़ें फॉलो करके ऑनलाइन ही यू कैन बिकम योर ओन लॉयर। आप खुद ही वहाँ पे एक कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। द कंप्लेन रेजोल्यूशन विल बी वेरी क्विक। वहाँ से प्रॉपर क्विक रिस्पॉन्स आता है एंड आपकी क्वेरी इन मोस्ट ऑफ द केसेस सॉल्व हो जाती है। मतलब कोई किसी को परेशान कर रहा है, रिकवरी एजेंट्स वगैरह, तो इस नंबर पे कॉल करके कंप्लेन भी दर्ज करा सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या डालनी है क्या नहीं वो आपको फोन के थ्रू गाइड करेंगे। जी, बैंक्स की प्रॉब्लम केस तो मान लीजिए लोन फादर के नाम पे है, फादर कल को पास अवे हो जाते हैं, बैंक लीगल एयर्स को पकड़ लेता है, आप लोन से बच नहीं सकते हैं। अगर आपको लग रहा है वो तो मेरे फादर ने लिया था, अब मैं क्या करूं इसमें, क्योंकि आप उनके एग्जैक्टली आप लीगल एयर्स हैं जी, आपको मिलेगा। और गारंटर लोग बहुत कैजुअली अपनी वाइफ को, किसी को भी गारंटर बना देते हैं। सो वंस यू आर गॉन, आपकी वाइफ फंसेंगी, सब उन्हें पे करना है। कल को एक ऐसी सिचुएशन आएगी, घर भी नीलाम हो जाएगा, वाइफ कहाँ जाएंगी, बच्चे कहाँ जाएंगे। तो
मनी इज सच ए सेंसिटिव थिंग, आपने लोन लिया है तो देना तो है ही। बेटर है कि आप अपनी कैपेसिटी में एग्जैक्टली दे दें। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना आप पे कर सकते उतना ही हैं। लीजिए। और अगर कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस सिचुएशन अराइज हुई है कि आप नहीं पे कर पा रहे हैं, टॉक इट आउट, टेल द बैंक और सीक सम रेमेडी फ्रॉम द कोर्ट, शो योर बोनाफाइड इंटेंशन कि आप भाग नहीं जाएंगे, आपने पैसे देने हैं। बड़े बिजनेसमैन तो अपने आप को बैंकरप्ट दिखा देते हैं, हजारों करोड़ रुपए आप जी, माफ जी, करा जी, लेते हैं। जी। आम आदमी कितना माफ करा सकता है बैंकरप्ट दिखा के? एक्चुअली ये फिर एक सेपरेट ब्रांच हो जाती है, ये एनसीएलटी में चला जाता है जब आप अपने आप को बैंकरप्ट दिखा देते हैं। लेकिन वो प्रॉपर्टी तो जाएगी ही। हाँ, जो प्रॉपर्टी mortgage तो है। जाएगी, जी जी जी, क्योंकि उसी प्रॉपर्टी उसी एसेट को बेच के फिर वो पैसा रिकवर करा जाएगा। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया लोन से रिलेटेड। हजारों Most लाखों welcome. करोड़ों लोग लोन वाले प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उनको आइडिया मिल जाएगा हाउ टू सॉल्व इट। रोड पे इतने एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसके क्या लीगल राइट्स हैं? देखिए, अगर हिट एंड रन का केस है कि आपको कोई मार के चला गया और उसकी डेथ हो जाती है, सो इस केस में जो उसके लीगल एयर्स हैं वो अप्रोच कर सकते हैं एसडीएम या डीएम के ऑफिस में, और उनको अराउंड 2 लाख तक का कॉम्पेंसेशन मिल जाता है, क्योंकि पता ही नहीं है कौन मार के गया है, तो क्लेम किससे करें। बट इवन देन द गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प यू। क्या बात है। आप अप्रोच करिए, एप्लीकेशन दीजिए लीगल एयर्स, तो उनकी हेल्प होगी एक सर्टेन लिमिट तक। ओके जी। दूसरी तरफ एक केस ये है कि मान लीजिए एक आदमी गाड़ी चला रहा है और पेड़ से उसकी गाड़ी लगती है और वो मर जाता है, उस केस में भी आपको कॉम्पेंसेशन कोर्ट ग्रांट करती है, बट टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख रुपीस ओनली। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही कोई आपको पूछ नहीं रहा है, आपकी फैमिली, कोर्ट लॉ हमेशा आपकी सपोर्ट के लिए है। बस आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। इनफैक्ट अगर ऐसा है कि मान लीजिए 3 बच्चे हैं, छोटे हैं, सब पढ़ रहे थे, एक ही सोल अर्निंग मेंबर था, वो एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो कोर्ट जो है, कोर्ट उसके 2 बच्चों की एजुकेशन के लिए भी कॉम्पेंसेशन ग्रांट करता है। जी, बट फॉर ऑल दैट यू हैव टू कंसल्ट अ गुड लॉयर, अ लॉयर हु नोज कि एग्जैक्ट क्या रेमेडी लेनी है, इनको कैसे कितना कॉम्पेंसेशन दिलाना है। उसका प्रोसेस उन्हें पता हो, जी, किस जी, कोर्ट जी। में जाना है और कैसे अप्लाई करना है। करेक्ट, क्योंकि लीगल रिप्रेजेंटेशन है वो एक वही आदमी कर सकता है जिसे लीगल नॉलेज हो। जी, हर प्रोफेशन के लिए एक अलग इंसान है, तो सही काम सही इंसान को दिया जाए तो सही तरीके से होता है। सो यू हैव राइट्स, एवरी सिटीजन हैज राइट इन एवरी सिचुएशन। कैसे यूज करना है, क्या राइट्स हैं, किस टाइम पे यूज करना है, सब प्रेजेंस ऑफ माइंड है। गॉट इट जी, थैंक यू प्रभजोत जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात Pleasure, करके। same. बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे पब्लिक मैटर्स के क्वेरी, उनके राइट्स के बारे में आपने बताया। जी। आई एम श्योर पीपल विल एंजॉय वॉचिंग दिस एपिसोड, और होपफुली मैं तो प्रे करूंगा आप इसी तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला करती रहें और लोगों की दुआएं यही आपको intention मिलती है रहें, हमारी। हाँ ब्लेसिंग्स जी। मिलते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द राहुल रंजन शो। तो दोस्तों, आज की कॉन्वर्सेशन सिर्फ इंफॉर्मेटिव नहीं थी, बल्कि हर व्यूअर के लिए बहुत एम्पावरिंग थी। पुलिस राइट्स, पब्लिक राइट्स, एफआईआर, अरेस्ट और लीगल अवेयरनेस जैसे टॉपिक्स पर जो क्लैरिटी आपने दी है वो बहुत वैल्यूएबल है। सच कहा जाए तो नॉलेज ऑफ लॉ इज़ नॉट ऑप्शनल एनीमोर, इट इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। जब तक हम अपने राइट्स नहीं जानते, तब तक हम उन्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। अगर आपको इस एपिसोड से कुछ नया सीखने को मिला है तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज लीगल अवेयरनेस कैन सेव लाइव्स, करियर्स एंड फैमिलीज। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप किस लीगल टॉपिक पर नेक्स्ट पॉडकास्ट देखना चाहेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड विद द राहुल रंजन शो। Until next time, keep learning, keep growing, keep shining. जय हिंद, जय भारत।